डेसिमल प्लेस पे जाकर स्टॉप हो जाए, यानी कि टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप। टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप, यानी कि कोई भी डिवीज़न है हमारी कहीं पे जाके रुक जाए, किसी डेसिमल प्लेस पे जाके स्टॉप हो जाए। जैसे 1/2 मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में, तो 0.5 है, तो डेसिमल के बाद 5 पर अगर हमारी डिवीज़न स्टॉप हो गई तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाता है कि हमने कोई डिवीज़न ली और वो डिवीज़न कंप्लीटली नहीं हो पाई, लाइक सपोज जैसे हमने लिया 7/3, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, बच गया 1। अब 3 की टेबल में 1 नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 3 3 9, फिर से 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, उतार लेंगे, ये फिर 10 हो गया, फिर 3 3 9। तो ये देख पा रहे हैं कि हर बार 3 3 3, तो ये ऐसे चलती चली जाएगी ये डिवीज़न। तो यानी कि ये कहीं पे जाके हमारी वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 पे स्टॉप हो गया था, ऐसे ही यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 3 3 3 3 ये चलता चला जाएगा। ये नॉन टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट तो स्टॉप हो जाता है, नॉन टर्मिनेट यानी जो स्टॉप नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जैसे 2.3333 ये जो चलती चली जा रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन, इसी के 2 टाइप्स आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग जिसको हम बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीट हो रही होगी हमारे पास डिजिट्स, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ जो चलेंगी, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आएंगे वो सभी रिपीट हो रहे होंगे। तो हमारे पास तो यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कि डेसिमल के बाद हमारे पास ये जो 3 है चलता चला जाएगा, 7 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये कहीं पे जाके ये डिवीज़न स्टॉप नहीं होगी, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि ये कहीं पे नहीं रुक रहा, 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, यानी कि जो वैल्यू है ना 3 ये रिपीट हो रही है हर बार 3 3 3, इसलिए देखो ये कहीं पे रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। अच्छा, उसके बाद एक टर्म हमारे पास और है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैंने लाइक √3 की वैल्यू मेरे पास है 1.73205 ... इस तरह से ये वैल्यू मेरे पास चलती चली जाती है जब हम 3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 73205 ये जो वैल्यूज़ हैं हर बार अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं और कोई रिपीट भी नहीं हो रही। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एक तो यानी कि वैल्यूज़ कहीं पे रुक नहीं रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे तो 3 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 7 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 0 है, इस तरह से कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही। तो √3 कैसी होगी आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन में मेरे पास टर्मिनेटिंग था ये वाला भी, और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला ये, तो ये जो दोनों पोर्शन हैं, ये दोनों के दोनों पोर्शन यहाँ से ये वाले, ये आपके रैशनल नंबर हैं, इनको हम रैशनल नंबर में रखते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये अकेला, ये आपके पास आ जाता इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स में, अच्छा इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। इरेशनल नंबर्स में क्या हो जाता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, यहाँ पे आएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स,
यानी कि वे सभी नंबर्स जो किसी के स्क्वायर ना रहे हों। जैसे 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, और यदि ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट डाल दें ऊपर तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। और जैसे पाई भी हमारे पास एक तरह से इरेशनल नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि पाई की वैल्यू तो हम 22/7 रखते हैं। ओके, फिर हम इरेशनल, अब भाई 22/7 है तो ये रेशनल होना चाहिए क्योंकि p/q की फॉर्म में आया हुआ है। p/q फॉर्म में है तो उस हिसाब से तो रेशनल होना चाहिए। फिर इरेशनल क्यों बोल रहे हैं? तो देखते हैं, अब 22 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, हमारे पास बचता है 1। अब ये 3 था, यहाँ पे 1 बचा, 7 की टेबल में 1 नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, यहाँ पे बच गया 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, बच गया यहाँ पे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो। 7 2 ज़ा 14, 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार ली। ये 7 8 ज़ा 56, 70, यहाँ पे 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो। 7 की टेबल में ये 5 पे जाएगा 35। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि देखो ये वैल्यू आपकी स्टॉप भी नहीं हो रही है और दूसरा क्या है, रिपीट भी नहीं हो रही है। ये डिवीज़न चलती चली जाएगी आपके पास और ये वैल्यू जो है कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो भी बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहीं पे रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रही है कोई वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या थी? 22/7 ही तो थी। 22/7 क्या था? पाई। तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस कैटेगरी में आ जाता है? इरेशनल नंबर की। तो यानी कि 22/7 यानी कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। कब? यदि हम इसको डिवीज़न में लेंगे तब। और इसीलिए पाई का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या है? इरेशनल नंबर। यानी कि कोई पूछने लगे एग्ज़ाम में तो पाई इज़ अ डैश नंबर, तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल। ओके, देन स्टूडेंट्स, अब अभी तक हमने पढ़ा था जो रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशंस थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। ये रेशनल नंबर के अंडर में आ गई ये दोनों, और ये जो था लास्ट वाला ये इरेशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब एनसीईआरटी से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, जैसे ये टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं कई बार, तो पता होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स का तो सबको पता है। नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से यदि कोई प्राइम नंबर्स यदि आपसे पूछते कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? यानी कि जिसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, यानी कि द नंबर इटसेल्फ। यानी कि जैसे 2 अब या तो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। यानी कि एक तो 2 का फैक्टर 1 है और एक 2 का फैक्टर वो खुद है, यानी कि द नंबर इटसेल्फ। लाइक मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 है। 3 क्या है? या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 के भी 2 ही फैक्टर है ना, प्राइम नंबर हो गया 3 भी, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। या तो 1 ही उसका फैक्टर है या फिर वो खुद द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही अपने आप का फैक्टर है। तो 3 भी कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया।
अब लेकिन स्टूडेंट्स जैसे हम 4 को देखते हैं, 4 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल में आ जाएगा और 4 खुद की टेबल में भी आ जाएगा। तो पहली बात क्या, अब देखो क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी कि वो ऐसे नंबर्स हैं जो 2 की ही टेबल्स में आ, मतलब 2 नंबर्स की टेबल में आ जाएं, जो सिंपल सी बात है। अब ये देखो, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 की टेबल में भी आ जाएगा, 2 के में भी और 4 के में भी। तो 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो देन वेज नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, या तो 1 या वो खुद, तो ऐसे नंबर्स को कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हो गए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। सिंपल सी बात कहें तो ऐसे नंबर्स हैं जो अपनी टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए, वो है आपके प्राइम नंबर्स, यानी कि अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है। लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, अब जैसे ये 4 है, अब इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, फिर ये कैसा नंबर है? प्राइम तो है नहीं, तो ये कैसा नंबर है? इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। लाइक हम 10 लिखते हैं, तो 10 को मैं कहता हूँ कि ये 10 जो है 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में आ जाता है, 5 में भी, और 10 की तो आता ही है। तो यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो 10 क्या है? 10 एक कंपोजिट नंबर है। ओके, यानी कि 1 से अलावा भी और भी इसके 2-3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो कंपोजिट नंबर में यानी कि जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं। ओके, हमारे पास कोई यदि ये पूछने लगे, हाँ एक बात और भाई, जैसे हमने प्राइम नंबर लिखे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और कोई आपसे पूछने लगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा है? देखते हैं। देखो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, भाई 1 तो खुद की टेबल में आएगा और तो किसी में आ नहीं सकता। प्राइम नंबर के क्या थे? 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे, यानी कि अब 1 के तो 2 फैक्टर हो ही नहीं रहे, है ना। ये तो अपने आप में ही आ रहा है, सिर्फ किसी और की टेबल में आ भी नहीं रहा, तो 1 प्राइम तो है ही नहीं, है ना। नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या ये कंपोजिट है? बिल्कुल भी नहीं। कंपोजिट क्या कहता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, है ना। 2 से ज़्यादा, जब इसके 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज़्यादा कहाँ से आएंगे? तो 1 कंपोजिट भी नहीं है। नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो यानी कि 1 क्या है? 1 इज़ नाइदर प्राइम, ना तो ही ये प्राइम है, नॉर कंपोजिट, ना ही ये कंपोजिट है। ओके, तो 1 के बाद हम देखते हैं 2 को। 2 को हमने देख ही लिया था, है ना, इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो 2 कैसा हो गया? प्राइम नंबर है। 3 कैसा है? 3 भी प्राइम नंबर है। 4 कैसा है? 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हुआ, यानी कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो क्या है? 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने जो ये टर्म्स पढ़ी हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। इसके बाद 2 टर्म्स हो रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जिसको हम लोवेस्ट भी बोल देते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो, मतलब ऐसा मल्टीपल जो कॉमन तो हो लेकिन बहुत कम टाइम पर, लोवेस्ट कॉमन हो। एक तो होता है कॉमन, सिर्फ कॉमन कॉमन हमें लेने हैं, एक होता है लोवेस्ट कॉमन, यानी कि कॉमन तो है लेकिन जो नॉन कॉमन है वो भी हमने ले लेने हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई बोलता है भाई एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है 2 और 4 का, तो हम कैसे लेंगे?
2 की टेबल में 2 1 2, 4 में देखेंगे तो 2 2 4, 2 1 2। अब मैं देख पा रहा हूँ 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देखो जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, वो तो लिखना ही है। अब क्योंकि लीस्ट कॉमन है यानी कि लोवेस्ट कॉमन है, तो लोवेस्ट कॉमन का मतलब है जो नॉन कॉमन वाले बच गए वे भी हमें मल्टीप्लाई में ले लेने हैं। अगर यहाँ हाईएस्ट कॉमन होता तो सिर्फ ओनली कॉमन वाले लेने हैं, यानी कि कॉमन तो हो लेकिन हाईएस्ट कॉमन हो, यानी कि सिर्फ ओनली कॉमन हो। हाईएस्ट का मतलब है हमें नॉन कॉमन ही लेना। तो लोवेस्ट कॉमन में या लीस्ट कॉमन में, यानी कि जिसको एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें ओनली कॉमन मल्टीपल ही लेने हैं। सॉरी, कॉमन तो लेने हैं अब, लेकिन लीस्ट है तो नॉन कॉमन वाले भी लेने हैं। तो 1 और 2 की भी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो 2 2 4, 1 4। तो एलसीएम क्या आ गया इनका 4। यदि कोई बोल दे भाई एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कीजिए मुझे इन 2 और 4 का ही निकालना है, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या आए थे, 2 का आया था 2 इंटू 1, 4 का आया था 2 मल्टीप्लाई 2। अब लेकिन मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन है सिर्फ वो ही लिखना है। तो ओनली 2 कॉमन आया तो हम ओनली 2 को ही लिखेंगे। तो ये है कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट, यानी कि इसमें नॉन कॉमन वाले नहीं चलेंगे। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 2। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे पास क्लियर हो गए। उसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है, देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और अभी हमने प्रीवियसली अभी हमने रीड किया था प्राइम नंबर ऑफ और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो प्राइम और कंपोजिट के बारे में, तो कंपोजिट क्या होते थे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते थे, है ना। प्राइम में सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते थे। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 20 किस से डिविजिबल है, मैं कहता हूँ 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और खुद 20 से भी। अब इस 20 को मैं, यानी 20 इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमारे पास हो गई, है ना। 1 भी है और वो खुद नंबर भी है और कई सारे वो फैक्टर्स होंगे, तो कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर की क्या थ्योरम है, फिर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कंपोजिट नंबर के बारे में। ये कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज आ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, कंपोजिट नंबर को। कैसे, देखो 20 है, 20 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 से जाएगा 10 पे, 2 से जाएगा 5 पे। अब यहाँ पे 5 तो 5 की टेबल में आएगा, 5 1 5। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसको 2 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई किसकी, ये सारे प्राइम नंबर्स है ना, और ये अकेला क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो 20 कंपोजिट नंबर हो गया और ये सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यानी कि हमने किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करके दिखा दिया। तो ये बात कहाँ से पता चली हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। ये इसी को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करके दिखाना। नेक्स्ट, अब जो हमें अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में।
उसके बारे में भी एक छोटी सी बात और है। क्या है कि LCM इंटू HCF, यदि मैं LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। कैसे आएगा इसको हम ये वैसे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस हाँ ये है कि हम जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की यदि मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिज़ल्ट सामने आएगा वही रिज़ल्ट आएगा जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे। कैसे आएगा वो देखते हैं एक्सरसाइज में। ओके, एक्सरसाइज 1.1 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT की एक्सरसाइज 1.1 देखो। अब हमें एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं हम, एक्सप्रेस ईच नंबर एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि हमें हर एक नंबर को, जैसे 140, 156 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इन सभी नंबर्स को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो अभी हमने पहले सीखा था। किसी भी हमने देखो यही तो थी हमारे पास जो थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने एक कंपोजिट नंबर लिया था और उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यहाँ पे ऐसे शो करके दिखा दिया था। तो सेम आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है। तो जैसे अब हमें 140 दे दिया है ना, तो 140 को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो 140 को हम क्या करते हैं देखते हैं। 140 में अब जैसे ये 140 हमें गिवन है, इस 140 का देखते हैं। तो 140 में क्या चल रहा है देखेंगे। एलसीएम जैसे हम लेते हैं सेम, तो 140 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 140 को हम क्या करते हैं देखो, इस 140 में ये देखो 2 से जा रहा है हमारे पास, 2 7 14, 0 से 0 एज इट इज। तो 2 3 6, अब देखो 2 3 6, तो बच गया यहाँ पे 1, 10 हो गया। तो 2 5 10। अब ये 35 है, 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 1 7। तो देखो ये 140 है, इस 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 2 × 2 × 5 × 7। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, 2 × 5 × 7 इतना लिख सकते हैं। तो देखो हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो कर दिया है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि 140 को हमने इसमें शो करके दिखा दिया है। उसके बाद हमारे पास इसी का सेकंड पोर्शन आ जाता है। जैसे सेकंड क्या है हमारे पास, 156। तो 156 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके, वीडियो को स्टॉप करके। तो 156 है, 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम 156। तो 2 से 2 7 14, देखो 2 7 14। अब 14 पे गया तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये 15 था, 1 बच गया तो 1 और 6 16। तो 2 की टेबल में 16 आएगा 8 पे। 2 3 6 6, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया, 18 हो गया ये। 2 9 18, ये 9 आ गया पीछे, तो 3 से या 7 से जाएगा। तो पहले 3 से देख लेते हैं, 3 1 3, 3 3 9। 13 तो प्राइम नंबर है, वो खुद से ही जाएगा। 13 किसी की टेबल में आता ही नहीं, 13 1 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए,
2, 2, 3 और 13। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया है, जितनी बार रिपीट है उतनी उसकी पावर लग जाएगी, 3 × 13। तो ये 156 आ गया हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इसी का जो थर्ड पार्ट क्या है, 3825। ये देखिए 3825 है। तो 3825 में क्या आ जाता है, देखो नेक्स्ट हमारे पास है 3825, थर्ड है 3825। इस 3825 को देखते हैं, 3825। अब ये लास्ट डिजिट यानी सॉरी जो यूनिट डिजिट है, इससे हमें कुछ आइडिया लग रहा है कि या तो ये 3 से डिविजिबल हो जाए या फिर ये 5 से डिविजिबल हो जाए। तो देखते हैं किसी डिविजिबल होता है, पहले 3 से करके देख लेते हैं। 3 × 3 है ना, और 3 × 2 = 6। यहाँ पे कितना बच गया, 2, तो 22। 3 × 7 हाँ हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 यानी कि यहाँ पे 2 बच गया, तो 22 हो गया यहाँ पे। तो 3 × 7 = 21, 1 बच जाएगा, 15 बचेगा यहाँ, 3 × 5 = 15। ओके, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 1 बच गया, 3 × 5 = 15। इट्स ओके। अब यदि हम इसको भी 3 से देखें, 3 × 1 = 3 नहीं जाएगा 3 से, ये 5 से जाएगा, 5 × 8 = 40, 40 पे चला गया तो यहाँ 2 बचेगा, 5 × 5 = 25। यहाँ पे देखते हैं, 5 × 1 = 5 बच गया, यहाँ पे 3, 5 × 17 × 1 = 17। तो 3825 में हमारे पास क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि 3⁻² × 5⁻² में 17। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 5005। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, 5005। ओके, इस 5005 को देखते हैं। देखो ये 5005 किससे जाता है, यदि हम इसको, तो ये देखो 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 × 1 = 5, 0 0, 5 की टेबल में 5 आएगा 1 पे। अब ये 7 से जाता है, देखो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो 3 बच गया, वो 3 यहाँ पे आएगा, ये 30 बन गया, 7 × 4 = 28, 28 आया, तो 2 बच गया, यहाँ पे 21 बचेगा, ये 7 × 3 = 21। 11 से देखते हैं, 11 × 1 = 11, तो ये इसमें से 11 माइनस हो गया, तो बचेगा कितना, 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 33 बन गया, 11 के में 33 आ गया 3 पे, 13 × 1 = 13। तो मेरे पास जो 5005 इसके प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट, 7429। 7429 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7429 वाला, और 5005 ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7429 742 ट्राई करते हैं, 17 से देखते हैं। 17 से 4 पे जाएगा 68। देखो क्योंकि ये इसको आप डिवीज़न करके देख लेना ना, तो किसी भी प्राइम नंबर से नहीं जाएगा, ये सीधा 17 से जाएगा। प्राइम नंबर 17 लेना पड़ेगा पहले ही। 68 17 4 सा 68, तो ये 68 आया। 74 में 68 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचता है।
ओके, तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, कितना सॉरी 6 बचेगा, तो 6 बचेगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 62 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 17 3 ज़ा 51, तो 62 में से 51 बचेगा, 11 हमारे पास आएगा, तो वो 11 यहाँ पे आ जाएगा 9 के आगे, तो 119 आ जाएगा। 17 7 ज़ा 119, ये 19 पे 19 दूनी 38, ये 38 आया, तो यहाँ पे बच गया 5, 57 हो गया, 19 की 3 से जाएगा, 23 1 ज़ा 23, तो 7 4 2 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया किसका, प्राइम फैक्टर्स का। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे कि एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है लेकिन वेरीफाई भी करना है। ओके, जैसे 26 एंड 91 है, फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड का फर्स्ट, 26 एंड 91, ये देखिए 26 और 91 का हमें क्या फाइंड करना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले इतना देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 से जाएगा 13 पे, 13 1 ज़ा 13, ऐसे ये देखो 91 7 से जाएगा, 13 इंटू 7 91, 13 इंटू 1, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 13, और 91 को क्या राइट कर सकते हैं 7 इंटू 13। ओके, हमसे क्या बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, है ना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं फिर एचसीएफ। देखो 26 का यदि हम एलसीएम देखते हैं किसका, 26 और 91 का, वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है एलसीएम में, ये सॉरी जो कॉमन है वो तो हमें लेना ही लेना है। ओके, लेकिन जो नॉन कॉमन है 2 और 7, ये भी मल्टीप्लिकेशन में लेना। जो कॉमन है वो तो एक बार ले लीजिए 13, लेकिन जो नॉन कॉमन है 2 और 7 इसको भी हम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 182। ओके, यदि हम एचसीएफ लेंगे इन दोनों का, तो एचसीएफ में क्या होता है, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ओनली कॉमन लेना है, नॉन कॉमन नहीं लेनी, तो ओनली 13 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया इन दोनों नंबर्स का और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब आपसे क्या बोलता है कि वेरीफाई कीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करते हैं, क्या बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके को लाना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना था 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, कौन से दो नंबर्स जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है 26 और 91, यही दो नंबर्स, तो 26 इंटू 91। क्या इन दोनों के रिजल्ट सेम है, देख लेते हैं। 13 की 2 से करेंगे 6 आएगा पीछे यूनिट डिजिट, 1 की 6 से करेंगे यहाँ पे भी 6, तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों इक्वल रहेंगे। 1 आप करके भी देख सकते हैं, 6 तेरह 104 और 2 106 हो जाएगा, कैरी लगेगा 10। 13 की 1 से करें 13 और 10 23,
2366 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 91 की 26 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 1 6 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 6 8 और 5 13, 1 और 1 2, तो 2366। यही हमारे पास सेम रिजल्ट है, यानी कि हमारे पास जो LCM इंटू HCF है वो इक्वल टू आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब जैसे हम नेक्स्ट हमारे पास है 510 एंड 92। इन दोनों का LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं पहले। 510 और 92, इसको हम क्या करते हैं, देखो 510 और 92 दो से देखते हैं। 2 2 4, 4 यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ गई तो 5 से चला जाएगा, 5 5 से 25, 5 1 से 5 है ना, वरना ये 3 से भी जा सकता है। पहले 3 से देख लेते हैं, 3 8 से 24 बच जाएगा हमारे पास 1, तो 15 बनेगा, 3 5 से 15। अब यहाँ पे देखो 85 है ना, 85 यूनिट डिजिट फिर से 5 आ गई तो 5 से ही जाएगा आपके ये 17 पे, 17 1 17, तो 510 की क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे 92 देख लेते हैं, 2 4 8 बच जाएगा, यहाँ पे 1 12 बचेगा, 2 6 12, 2 से आएगा 23 पे, 23 1 23, क्योंकि 23 किसी के टेबल में नहीं आता है तो ये प्राइम नंबर है। 2 इंटू 2 इंटू 23, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2, और तो कोई है नहीं। और LCM क्या आ जाएगा, ये तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन जो नॉन कॉमन है ये सभी, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, सॉरी ये 92 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले LCM और HCF। LCM किसका 510 और 92 का, और फिर लिखेंगे HCF 510 और 92 का HCF। HCF क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 2 आ रखा है पहले से, HCF तो इसका आ गया इतना। LCM देखते हैं कितना आता है, तो LCM के लिए तो इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2, अब जो नॉन कॉमन है LCM में मैंने बताया था नॉन कॉमन वाले भी लिख लेंगे 3 5, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23। ओके, इन सब को कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा था, इन सब को कैलकुलेट करने पे क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है 2 3 4 6 0। इन सब की कैलकुलेशन करने पे ये आ जाता है। और HCF में क्या है हमारे पास, जो सिर्फ कॉमन है उसी को लेंगे। तो LCM और HCF हमने फाइंड आउट कर दिए। अब आपसे बोला क्या गया कि वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है यही LCM इंटू HCF इज इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। पहले क्या बोलता है LCM इंटू HCF, देख लेते हैं LCM की HCF से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो LCM और HCF इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई में HCF कितना है 2, कितना आता है देखो, 2 की 0 से करेंगे 0, 2 6 12, कैरी लगेगा 1, 2 4 8 और 1 9, 2 की 3 से करेंगे 6, 2 की 2 से करेंगे 4। ओके, ये तो हमने कर लिया LCM इंटू HCF। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जो दो नंबर्स हमने ले रखे थे, यानी कि 510 और 92, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 510 इंटू 92, तो आप जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो यही आ जाएगा। देखो 2 0 0, लास्ट में यूनिट 0, तो यही आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों के दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम है। अगर ये सेम है हमारे पास, तो यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया, इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया, इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 336 एंड 54। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए 336 एंड 54, इनका हमें एलसीएम से फाइंड आउट करना है और वेरिफिकेशन करनी है। 336 एंड 54, तो 336 को हम पहले देख लेते हैं। टू से 1 पे, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4। यहाँ पे देखते हैं आगे, 2 2 4, 2 1 2, ये 3 7 से जाएगा, 7 1 पे जाएगा। यहाँ पे 54 देख लेते हैं, है ना। 54 देखते हैं तो क्या मिलता है, 2 से 2 2 4, 2 2 4, अब 4 तो यानी यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 1 4 14 हो गया, तो 2 7 14, ये 27 3 की टेबल में आएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 336 हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, तो हमारे पास 2 आ गया, और फिर 3 और 7 आ गया, 3 इंटू 7। यहाँ पे 54 में हम क्या देख पा रहे हैं, 2 के बाद 3 टाइम्स 3 है। तो जो मैं पहले एलसीएम देखता हूँ 336 और 54 का, और उसके बाद एचसीएफ देखता हूँ इन ही दो नंबर्स का। देखो एचसीएफ तो सिंपल है, जो हाईएस्ट कॉमन है, तो 2 और एक ये 3, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो 2 और 3 इन्हीं जो कॉमन है उन्हीं को मल्टीप्लाई में ले लो पहले, कॉमन, तो 2 इंटू 3 तो हो गया 6। अब हमारे पास क्या बचता है, देखो एलसीएम में क्या है, एलसीएम में 2 और 3, ये तो हो गया 6। अब जो बाकी के बच गए, इन नॉन कॉमन की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी देखो 2 इंटू 3 तो लिखेंगे जो कॉमन है। अब जो नॉन कॉमन है ये सभी 3 इंटू 3 और ये सब 3 बार तो 2 है हमारे पास, फिर 7 और 2 बार 3 है, 7 और 2 बार क्या है हमारे पास 3। अब इन सभी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास 3024 इतना हमारे पास ही आ जाता है इनका एलसीएम। तो अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, देखो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर लिए, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन हमें इसकी करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो वेरिफिकेशन करने को क्या बोल रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हमारे पास एलसीएम कितना आया था 3024, एचसीएफ क्या था इनका 6 आया था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स थे, 336 और 54, लेकिन इनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन हमें लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखो 6 ही करेंगे 4 से तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ऐसे 6 ही करेंगे 4 से तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, सेम आएगा तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 144, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 144 हमारे पास रिजल्ट रहेगा सेम, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट अब हमसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हम करते आ रहे थे, बिल्कुल सेम। अब हमारे पास अभी तक 2 नंबर्स थे, अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। ये बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी तो हमें वेरीफाई भी करना पड़ रहा था, अब हमें कुछ वेरीफाई नहीं करना, ओनली एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। 12, 15 और 21, थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट 12, 15 एंड 21। तो देखते हैं 12, 15 और 21 में 12, देखो 12, 15, अब जैसे 12 है ये आपका 2 से हो जाता है, कैसे देखो 2 6 12, 2 3 6, यहाँ पे 3 1 3, ऐसे 15 देख लेते हैं, 3 से जाएगा 5 पे, 5 1 5, ऐसी 21 है, 3 7 21, 7 1 7। तो 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 15 क्या आ जाएगा 3 × 5, 21 क्या आ जाएगा मेरे पास 3 × 7। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, पहले इनका एलसीएम किस किस का, 12, 15 और 21 का क्या आएगा। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जो नॉन कॉमन है वो सभी लेने हैं। तो कॉमन को तो एक बार लिख लेंगे 3, अब नॉन कॉमन कौन हो गई 2, 2, 5 और 7 जो कॉमन है, इनकी भी मल्टीप्लाई ले लेंगे। ओके, ये देखो 10 की 2 से करेंगे 20 की 3 से करेंगे 60 की 7 से करेंगे 420 आ जाएगा एलसीएम। और यदि हम एचसीएफ देखें इन्हीं तीनों नंबर्स का 12, 15 और 21 का, एचसीएफ क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि 3 ही हमारे पास ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो 3 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो हमें कुछ वेरीफाई नहीं करना है, इसमें आपसे सिर्फ इतना बोला कि एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है ना। ये रहा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें तो वेरीफाई करने को बोल रखा था, लेकिन थर्ड में ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं है, हालांकि सिलेबस में भी नहीं है 3 डिजिट्स का इस तरह से वेरिफिकेशन कर पाना। 70 नेक्स्ट है 17, 23 और 29। सेवनटीन 23 एंड 29। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। 17 तो देखो 17 को तो 17 × 1 लिख सकते हैं, 23 किसी की टेबल में नहीं आता तो इसको भी हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, 29 किसी की टेबल में नहीं आता तो 29 × 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ तो 1 ही रहेगा, है ना। एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम जब हम करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम पहले इन तीनों का है ना, 17, 23 और 29 कैसे आएगा, देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी नॉन कॉमन जितने हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई ले लेंगे, 17, 23 और 29। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमारे पास आ जाता है 11,339। ओके, एचसीएफ क्या है इन तीनों नंबर्स का, एचसीएफ आ जाएगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या आ जाएगा। देखो कॉमन फैक्टर तो हमारे पास ओनली 1 आया हुआ है, तो एचसीएफ इनका क्या आ गया 1। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास फिनिश हुआ। अब इसका सेकंड का थर्ड पार्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, देखिए थर्ड का थर्ड, तो ये हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8, 9 और 25 है ना। 8, 9 और 25 हमें दिया हुआ है। अब हमें एलसीएम एच से फाइंड आउट करना है अब प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड, 8, 9 एंड 25। तो हम 8, 9 और 25 को देखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 1 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। 9 को 9 तो 3 की टेबल में ही जाएगा, 3 इंटू 3, 3 3 तो 9, इंटू में 1 लिखना चाहो कोई डाउट नहीं। 25 देख सकते हैं, 25 को 5 5 तो 25, इंटू में 1 भी लिख दोगे कोई डाउट। तो हम क्या देखते हैं, पहले एलसीएम देख लेते हैं। 8, 9 और 25 का कितना था, देखो जो कॉमन वाले हैं वो तो ले नहीं लेने, लेकिन जो नॉन कॉमन है, अब देखो ये सारी नॉन कॉमन है, ना 2 किसी में है, ना 3 इन तीनों में कहीं पे, ना ये 5 इन तीनों में कहीं पे, तो इन सब की मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में आप क्या कह सकते, देखो 1 तो है कॉमन वाला, ओके। अब ये 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 3 ये 9 ही हो गया, 5 इंटू 5 ये 25 हो गया। तो कहने का मतलब है इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें देखो क्या मिलता है, तो ये देखो 72 आ जाएगा 8, 9, और 72 की 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो एलसीएम 1800 आ गया। अब इन्हीं तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या आ जाएगा 8, 9 और 25 का, देखो 1 ही तो कॉमन चल रहा था हमारे पास, तो 1 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी यदि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 है तो इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ओके। तो अभी हमने एक बात तो देखी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यदि देखो मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है और 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट तो हम निकाल ही लेंगे, और एचसीएफ भी दे रखा है, यानी कि एचसीएफ गिवन है, ये भी गिवन है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ये मल्टीप्लाई वाला एचसीएफ डिवाइड में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड में एचसीएफ। और यदि मुझे एचसीएफ निकालना हो तो ये मल्टीप्लाई वाला एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा, इसके डिवाइड में एचसीएफ निकालना हो तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकालना तो मल्टीप्लाई वाला जो एलसीएम है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड में एलसीएम, ओके। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है एचसीएफ तो दे रखा है इन दोनों नंबर्स का 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो एचसीएफ हमें गिवन है कितना 9, एचसीएफ तो 9 गिवन हो गया, ओके। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना तो एलसीएम का फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो क्या आ जाएगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इन डिवाइड में एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को, इसको ए और बी भी मान सकते हैं, है ना, वरना सीधा लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड में एचसीएफ। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, 306 और 657 का प्रोडक्ट हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा 9, ओके 9 से ही कैंसिल हो जाएगा, देखो 9 से जाएगा 3 पे 27, बच गए 3, 9 4 36। अब 34 की 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2 2 2 3 8। तो ये हमारे पास सॉरी ये 22338 22338 हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर आ जाएगा, ओके। देन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 5th क्वेश्चन है